चैनल की विषय अध्यापिका एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ आई हूँ। और जो टॉपिक है आज हमारा नया टॉपिक, अभी इससे पहले की जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको जो चैप्टर समझाया था वो हमारा जो था टॉपिक जो था वो क्या था, उत्साह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अट नहीं रही है। अब अट नहीं रही है ये भी जो रचित है, इसके जो कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, है ना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या करा, महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण और छायावादी शीर्ष स्तंभ भी थे। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अब आज जो हमारा है टॉपिक बिल्कुल अलग, क्योंकि कल इससे पहले की जो क्लास थी उसमें लिया था उत्साह, जो कि जोश भरी कविता, जोश से परिपूर्ण थी वो। लेकिन जो आज है उसका थोड़ा सा रसी बदल जाना, कि उसमें था वीर रस प्रधान, और ये जो है कविता हमारी वो है श्रृंगार रस प्रधान। यानी इसमें जो रस है, क्योंकि मैं बता रही हूँ रस के बारे में बेटा, आपके में एक चैप्टर है रस भी, कि ये जो कविता है उसमें है श्रृंगार रस, क्योंकि सुंदरता का वर्णन है इसमें, प्रकृति की सुंदरता का। और वो प्रकृति कौन सी? फागुन। यानी फागुन के महीने का बड़ा ही सजीव और मनोहारी वर्णन किया है। किसने किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। किसमें? फागुन की सुंदरता। अब फागुन की जब सुंदरता के बारे में हमें जानना है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फागुन के महीने में ऐसा क्या होता है ना, कि उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। तो सबसे पहले उसको ध्यान देने की बात है, जो पाठ है पाठ से संबंधित कुछ आपको जानकारी दे रही हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे टॉपिक है अट नहीं रही उससे संबंधित जो हमारी ये कविता है, महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। पहले कविता की थोड़ी लाइनें देख लें कि क्या है लाइन, तो उससे संबंधित जानकारी, फिर उसके बाद संदर्भ प्रसंग वगैरह सब आपको बताती हूँ। तो पहले अट नहीं रही है, कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमान। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। ये है हमारी काव्य पंक्तियां। अट नहीं रही, और बड़ी अच्छी सी और सरल भाषा, सरल सहज भी है और आसान सी है, किसमें शाब्दिक अर्थ है, यानी समझ में आ रहा है, शब्दों का अर्थ समझ में आ रहा है, क्योंकि खड़ी बोली का प्रयोग है। तो सबसे पहले जो है हमें महत्वपूर्ण जानकारी पाठ से संबंधित, ताकि आप, मैं थोड़ा सा सार रूप में आपको बता दूं, है ना, ताकि आप जब मैं अर्थ बताऊंगी तो आप और अच्छे से उसको समझ लेंगे। कि सबसे पहले तो फागुन की सुंदरता का, इसमें जो कवि निराला है उन्होंने फागुन की सुंदरता का बड़ा ही सजीव और मनोहारी चित्र उपस्थित किया है। यानी सजीव और मनोहारी वर्णन किया है। सजीव क्या है? कि जिसको पढ़कर सुनकर हमारी आंखों के आमने सामने चित्र उपस्थित हो जाए, दृश्य, हमें लगे सब घटना हमारे आंखों के सामने हो रही है, ये दृश्य हमारी आंखों के सामने है, तो वो कहलाता है सजीव। दूसरा क्या है? मनोहारी, यानी मन को हरने वाला, मन को आकृष्ट करने वाला, वो कहलाता है मनोहारी। तो इसमें बड़ा ही सजीव और मनोहारी वर्णन किया है। किसकी? फागुन की सुंदरता। अब क्या है? फागुन का महीना जो कि फरवरी से मार्च तक का महीना, वो हमारा होता है फागुन का महीना। कि फरवरी से जो मार्च तक का हमारा महीना वो कहलाता है फागुन का महीना। अब देखिए फागुन का महीना, इस फागुन के महीने की खासियत विशेषताएं क्या है? कि इसमें ना तो क्या होती है बहुत अधिक गर्मी, और ना ही पड़ती है बहुत अधिक ठंड। मौसम कैसा होता है? सुहावना, है ना। ना तो अधिक ठंड, आपने देखा होगा फरवरी से मार्च तक का महीना, है ना, कितना अच्छा मौसम रहता है, उधर नवंबर वाला, इधर फरवरी से मार्च तक का जो महीना, ना अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक ठंड। ना तो क्या है लोग गर्मी से त्रस्त होते हैं, है ना, परेशान होते हैं, और ना ही सर्दी से कड़कड़ाते हैं, है ना, ठिठुरते हैं। तो ये क्या है? सुहावना मौसम इस समय। दूसरा क्या है? एक तो मौसम की दृष्टि से अच्छा है। दूसरा क्या है? क्योंकि हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है।
और ये जो महीना फागुन का महीना, उसमें क्या होती है, हमारी अधिकांश फसल खेतों में पककर क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। जब किसान खेतों में लहराती अपनी फसल को देखता है, खुशी से झूमने लगता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और कवि भी प्रसन्न, क्यों? क्योंकि कवि का दृष्टिकोण कैसा है, समग्र, व्यापक। उसे क्या है, प्राणी मात्र की चिंता है ना। अब वो देख रहा है कि क्या है, सब लोग प्रसन्न है, आनंदित है, खुशी का वातावरण है, तो कवि भी क्या है, प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है। क्योंकि कवि भी क्या है, ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा है ना। वो सब महसूस कर रहा है, तो वो देख रहा है कि लोग, आम जनता क्या है, प्रसन्न है, तो कवि भी क्या है, प्रसन्न है, खुश है। तो इस महीने में क्या है कि सब तरफ क्या है, जो पेड़ों की डालियां है ना, पत्तों से, फूलों से लदी जाती हैं। जब लद जाती है तो सुगंधित वातावरण भी क्या है, सब तरफ हो जाता है, फैल जाता है। सुगंधित हवा सब तरफ बहने लगती है, ठंडी हवा बहने लगती है। इस महीने में क्या होता है, रिमझिम बारिश भी होती है। जब बारिश होती है तो मेंढक का जो टटर का स्वर है वो भी सुनाई देने लगता है। अब इसी ऋतु में क्या होता है, बस इसी महीने में, यानी फरवरी से मार्च का जो फागुन का महीना, बसंत ऋतु का आगमन। अब बसंत, जिसको कि ऋतुओं का राजा माना जाता है, राजा माना जाता है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें क्या है, खासियत है ना, कि इसी में क्या होता है, बसंत ऋतु का आगमन। और जब बसंत ऋतु का आगमन, आम के पेड़ पर क्या लग जाते हैं, बौर। जब बौर लग जाते हैं तो कोयल का मधुर स्वर भी सुनाई देने लगता है। मीठा मीठा स्वर सुनाई देने लगता है, किसका, कोयल का मधुर स्वर भी सुनाई देने लगता है। जब रिमझिम बारिश होती है, मेंढक का टटर स्वर, साथ साथ क्या है, मिट्टी की सुगंध भी किसमें फैल जाती है, पूरे वातावरण में फैल जाती है। लोग क्या है, इकट्ठे होते हैं खेतों में, जब अपनी फसल को देखते हैं, आनंदित होते हैं, फाग के गीत गाने लगते हैं, है ना। और सबसे खास बात क्या है कि इसी में क्या होता है कि हमारा जो रंगों का त्योहार है, आपसी मेल जोल का जो त्योहार है, होली, वो भी इसी महीने में आती है। तो सब तरफ खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद, प्रसन्नता भरा वातावरण दिखाई देने लगता है। सब आनंदित हैं, प्रसन्न। और कवि, क्योंकि उसका दृष्टिकोण समग्र, व्यापक, प्राणी मात्र की चिंता, उसके अंदर क्या है, मैं का भाव नहीं है, हम का भाव है। वो देख रहा है, वो सारी पृथ्वी को क्या मानता है, वसुदेव कुटुंबकम का भाव। यानी उसके अंदर क्या है, वसुदेव कुटुंबकम का भाव, यानी संपूर्ण वसुधा ही उसकी क्या है, अपना कुटुंब है, परिवार है। और जब वो अपने परिवार को कैसा देख रहा है, आनंदित देख रहा है, प्रसन्नचित देख रहा है, उल्लासित देख रहा है, तो कभी भी फूला नहीं समा रहा, उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो यही है यहाँ पर पूरा जो मैंने आपको बताया, इसमें कविता से संबंधित। अब हम चलते हैं संदर्भ की तरफ। तो सबसे पहले संदर्भ पर ध्यान देंगे कि संदर्भ क्या है इसका। संदर्भ प्रस्तुत प्रस्तुत काव्य पंक्तियां, काव्य पंक्तियां, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां, हमारी प्रस्तुत काव्य पंक्तियां, छायावादी कवि, छायावादी कवि, निराला, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्योंकि उपाधि है, निराला द्वारा रचित, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, इसे भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्योंकि शीर्षक का नाम है, अट नहीं रही है, शीर्षक से, शीर्षक से उद्गृत है या अवतरित है या ली गई है। तो संदर्भ क्या हुआ कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां छायावादी कवि निराला द्वारा रचित, अट नहीं रही है, शीर्षक से उद्गृत है। क्लियर। अब संदर्भ के बाद हमारा क्या था, प्रसंग। प्रसंग का मतलब है कि इसमें किस समय का वर्णन है, कौन सा प्रसंग चल रहा है इसके अंतर्गत। तो प्रसंग क्या है हमारा कि इन काव्य पंक्तियों में, इन काव्य पंक्तियों में
इन काव्य पंक्तियों में निराला जी ने फागुन ऐसे लिखा जाता है, आधा ला होता है, फागुन की सुंदरता का बड़ा ही सजीव और मनोहारी वर्णन किया है। ये हो गया हमारा प्रसंग। तो संदर्भ क्या था कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां छायावादी कवि निराला द्वारा रचित किससे लिया गया है, अट नहीं रही शीर्षक से उद्गृत है या अवतरित है या ली गई है। उसके बाद प्रसंग के अंतर्गत क्या है कि इन काव्य पंक्तियों में निराला जी ने किसकी, फागुन की सुंदरता का बड़ा ही सजीव और मनोहारी वर्णन किया है। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, प्रसंग। अब उसके बाद चलेंगे हम अर्थ की तरफ। अर्थ पर सब ध्यान देंगे कि क्या है अर्थ, जिसको भावार्थ भी कहते हैं, व्याख्या भी आप कह सकते हो, जिसको अर्थ भी आप कह सकते हो। और आसान है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। कविता आप समझेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में भी आएगी। किसमें निराला जी ने जो फागुन की सुंदरता का है जो वर्णन किया है, क्या वर्णन किया है, बड़ा ही मनोहारी किया है, सजीव किया है, मादकता से भरपूर, क्योंकि ये महीना सुहावना मौसम, बड़ा ही अच्छा मौसम, तो उसी का ही इसमें वर्णन किया गया है। सब ध्यान से देखेंगे इधर की तरफ। तो संदर्भ सबको समझ में आया होगा, प्रसंग भी आया होगा। तो अब हम किसकी तरफ चलते हैं, अपने अर्थ की तरफ, भावार्थ की तरफ, काव्य पंक्तियों की तरफ। कि अट नहीं रही है आवा फागुन की तन सट नहीं रही है, अट नहीं रही है आवा फागुन की तन सट नहीं रही है। सबका ध्यान इधर कि कवि निराला जी क्या कह रहे हैं, अट नहीं रही है। अटना मीन समा पाना, आभा कहते हैं सुंदरता, फागुन माने फागुन, की माने की, तन माने शरीर में, सट नहीं रही है यानी समा नहीं पा रही। तो कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो फागुन की सुंदरता है वो इतनी मादक है, इतनी मनमोहक है, इतनी विस्तृत है, इतनी दूर तक फैली हुई है कि कवि कह रहा है कि मैं उसे चाहकर भी, कि मैं चाहता हूं कि उसे अपने तन में समा लूं, शरीर में, लेकिन तन में नहीं समा पा रही है। क्यों? क्योंकि जो फागुन का सौंदर्य है वो इतना विस्तृत है, इतना दूर तक फैला है, इतना मनोहारी है ना, इतना मादक है, इतना लुभावना है, सुहावना है कि कवि कह रहा है कि मैं उसको चाहकर भी अपने तन में नहीं समा पा रहा, अपने अंदर नहीं समा पा रहा। कौन कह रहा है? कवि। कौन? निराला जी। आपने बेटा होगा ना कि कोई क्या है, संकीर्ण चीज है छोटी, उसमें आप बड़ी चीज घुसाने की कोशिश करोगे तो कैसे है, जैसे चेयर है, अब छोटी है, उसमें कोई मोटा बैठ जाए तो क्या होगा बेटा, अड़ेगा ना। कोई सकरा रास्ता है, उसमें आप बड़ी गाड़ी ले जाओ कि क्या है, फंसेगी ना उसमें, है ना, निकालने में दिक्कत होगी ना। तो वही क्या है कि सुंदरता तो क्या है, अधिक, और क्या है उसका, क्या है, मन छोटा, तन उसमें वो समा नहीं पा रही, यानी वो इतना अधिक है सुंदरता। किसकी? फागुन की सुंदरता। कि वो फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है कि कभी कह रहा है इतनी विस्तृत, इतनी दूर तक फैली हुई, इतनी अच्छी
है ना, इतनी लुभावनी आप कह सकते हो, मनोहारी कह सकते हो, मादक कह सकते हो, कि कवि कह रहा है कि मैं उसे चाहकर भी अपने हृदय में नहीं समा पा रहा, अपने तन में, अपने शरीर में उसको नहीं समा पा रहा। अब आगे कवि क्या कह रहा है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। क्या है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। सांस लेना किसका? फागुन के महीने का। अब फागुन का महीना सांस थोड़ा ले सकता है। क्यों है फागुन का महीना सांस लेना कहा जा रहा है? किस महीने में क्या है, पेड़ों पर फूल खिल जाते हैं, है ना, और पत्तों से लग जाती है। जब फूलों और पत्तों से लग जाती है पेड़ों की डालियां, तो सारी सुगंध क्या है, वातावरण में फूलों की फैल जाती है। तो फूलों का खिलना, पत्तों का निकलना, ये कवि का क्या है मानना, कवि की कल्पना। मैंने बोला ना, जहां ना पहुंचा कवि, है ना, जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। कवि की कल्पना, कवि तो कहीं भी पहुंच जाए, कहीं भी उसका, है ना, कुछ भी वर्णन कर दे जो उसको लगे, महसूस करे, उसी का ही क्या है, वर्णन कर देना। कौन? कवि। तो जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि, कवि की कल्पना। कवि को क्या लग रहा है कि सांस लेना, सांस लेने से मतलब क्या है कि जब पेड़ों की डालियां किससे लग जाती हैं, फूल निकल आते हैं, पत्ते निकल जाते हैं, तो क्या है, सुगंधित वातावरण सब तरफ फैल जाती है। तो कवि क्या कह रहा है कि जब तुम सांस लेते हो, सांस लेने का मतलब फूलों का खिलना, तो क्या होता है कि घर घर भर देते हो। घर घर भर देने का मतलब क्या है कि सुगंधित वातावरण चारों ओर फैल जाता है। कब? तुम्हारे सांस लेने पर। सांस लेना मीन्स फूलों के खिलने पर, है ना, पत्तियों के खिलने पर, निकलने पर। और जब हम भी सांस लेते हैं ऐसे समय में, तो वो क्या है, सुगंधित वातावरण, है ना, सुगंधित हवा, है ना, सुगंधित वायु, वो हमारे अंदर भी समा जाती है। कि जब हम सांस लेते हैं, है ना, तो क्या होती है, सुगंधित वाता जो वायु है, सुगंधित हवा जो बह रही है, चल रही है, वो हमारे अंदर भी समा जाती है। कौन कह रहा है? कवि। अब आगे क्या है कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, शब्दों का रिपीटेशन और अर्थ सेम होना। पर कहते हैं बाध्य कर देना, विवश कर देना। तो उड़ने को नभ में, नभ कहते हैं आकाश में, और तुम पर कर देते हो, बाध्य कर देते हो। क्यों बाध्य कर देते हो? कि भाई फागुन का सौंदर्य दूर तक फैला हुआ, और कवि क्या है, केवल उतना ही देख पा रहा है जहां तक उसकी निगाह जा रही है, दृष्टि जा रही है, और वो चाहता है कि दूर तक फैले, फागुन के सौंदर्य को देख सके, लेकिन देख नहीं पा रहा, क्योंकि उतना ही देख पा रहा है ना कि जहां तक उसकी निगाह जा रही है, दृष्टि जा रही है। और जो फागुन का सौंदर्य है वो अनंत तक फैला है, दूर तक फैला हुआ है, और कवि चाहता है अनंत तक फैले, यानी दूर तक फैले फागुन के सौंदर्य को देखना, लेकिन देख नहीं पा रहा। तो कवि कह रहा है इसके लिए तुम हमें बातें कर देते हो, विवश कर देते हो, कि काश हमारे भी पंख होते और हम भी उड़ पाते और दूर तक फैले फागुन के सौंदर्य को देख पाते। कि यानी हमारे भी पंख होते, पर होते, हम भी उड़ पाते और दूर तक फैले फागुन के सौंदर्य को देख पाते। यानी तुम हमें बाध्य कर देते हो, विवश किसके लिए? कि काश हमारे भी पंख होते। अब आगे कवि क्या कह रहा है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कि मैं फागुन का सौंदर्य जो इतना विस्तृत, मादक, मनमोहक, इतना अच्छा, कवि कह रहा है मैं उस पर से अपनी आंख हटाना चाहता हूँ, अपनी निगाह हटाना चाहता हूँ, दृष्टि हटाना चाहता हूँ, लेकिन चाहकर भी मैं उस पर से हटा नहीं पा रहा। होता है ना बेटा, कोई हम अच्छी चीज देखते हैं, टकटकी लगाकर देखने लगते हैं बहुत देर तक, हटाते भी हैं, फिर निगाह चली जाती है, बार बार जाती है जब कुछ अच्छा देख रहे होते हैं। तो वही है फागुन का सौंदर्य, जो कि कैसा है, मादक है, मनमोहक है। कभी कह रहे हैं कि मैं अपनी निगाह, अपनी दृष्टि उस पर से हटाना चाहता हूँ, लेकिन चाहकर भी मैं उस पर से अपनी निगाह, अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहा। अब आगे कवि क्या कह रहा है कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कि पेड़ों की जो डालियां हैं, लदी हुई हैं जो डालियां, कि पत्तों से लदी डाल, कि पत्तों से जो लदी हुई डालियां हैं वो कैसी दिखाई दे रही है, कहीं तो हरी दिखाई दे रही है, कहीं लाल। क्योंकि फागुन के महीने में क्या है, पेड़ों की डालियां क्या है, पत्तों से भर जाती हैं, है ना। अब कहीं लाल हरी का मतलब क्या है, कौन बताएगा? है, पता है बेटा लाल हरी का? भाई हरी क्या है कि जब पत्तियां थोड़ी पुरानी हो जाती है हरी, लेकिन जब नई निकली होती है तो कैसी होती है, थोड़ी लाल लाल होती है। तो कवि कह रहा है कि जो पेड़ों की डालियां हैं, पत्तों से लदी है, कहीं तो हरी दिखाई दे रही है, कहीं कैसी दिखाई दे रही है, लाल। क्योंकि कहीं पर क्या है, नए नए भी पत्ते निकल आए हैं, है ना। तो अब आगे कवि क्या कह रहा है कि कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कि कहीं माने कहीं, पड़ी माने पड़ी है, उर माने हृदय में, उर मीन्स हृदय में, मंद गंध पुष्पमाल। मंद कहते हैं धीमी, गंध माने सुगंध,
पुष्प माने फूलों की, मान माने माला। तो अब कवि क्या कह रहा है कि क्योंकि क्या है कि पेड़ों की डालियां किससे लदी है, पत्तों से तो लदी है, साथ साथ किससे लदी हुई है, फूलों से भी लदी हुई है। कि जो पेड़ों की डालियां हैं पत्तों से तो लदी है, साथ साथ किससे लदी हुई है, फूलों से भी लदी हुई है। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो जो प्रकृति रूपी सुंदरी है उसने अपने हृदय में, अपने गले में वन फूलों की माला को धारण कर रखा है। डालियां होती है ना ऐसे करके डालियां वगैरह, तो कवि को क्या लग रहा है कि मानो जो प्रकृति रूपी सुंदरी है उसने अपने हृदय में वन फूलों की माला को धारण कर रखा है। यानी यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार, कि प्रकृति रूपी सुंदरी ने क्या कर रखा है, अपने हृदय में वन फूलों की माला को धारण कर रखा है। कवि को कब लग रहा है, जब पेड़ों की डालियों को वो देख रहा है, किससे लदा हुआ देख रहा है, फूलों से लदा हुआ। अब आगे क्या है कि पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि का कहना कि फागुन का जो सौंदर्य है इतना विस्तृत है, इतना मनोहारी है, मादक है, लुभावना, कि कवि कह रहा है कि मैं उसे चाहकर भी अपने हृदय में नहीं समा पा रहा। इतना विस्तृत है, इतना दूर तक फैला हुआ है, इतना मनोहारी है कि कवि का कहना कि मैं उसे चाहकर भी अपने हृदय में नहीं समा पा रहा, अपने तन में नहीं समा पा रहा। तो ये है कविता। आप एक से बार फिर से बेटा ध्यान दे लें इन काव्य पंक्तियों की अर्थ की तरफ, कि अट नहीं रही है आवा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि ने इसमें फागुन की सुंदरता का सजीव व मनोहारी वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि फागुन की जो सुंदरता है इतनी दूर तक फैली हुई है, इतनी विस्तृत है, मादक है, मनोहारी है। कवि कह रहा है कि मैं उसे चाहकर भी अपने हृदय में, अपने शरीर में, तन में नहीं समा पा रहा, उसे नहीं बसा पा रहा। कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, सांस लेना फूलों का खिलना। कवि कह रहा है कि क्या है, सब तरफ सुगंधित वातावरण, और कवि कह रहा है हवा चल रही है, तो जब हम भी सांस लेते हैं तो वही सुगंधित वायु हमारे अंदर तक भी समा जाती है। अब आगे क्या कह रहा है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, है ना, कि जो फागुन का सौंदर्य इतना दूर तक फैला है, विस्तृत है, और कभी पूरी तरह से देख नहीं पा रहा है ना दूर तक फैले सौंदर्य को, और कभी दूर तक फैले फागुन की सुंदरता को देखना चाहता है। तो कवि कह रहा है इसके लिए तो हमें बाध्य कर देते हो, विवश कर देते हो, कि काश हमारे भी पंख होते, पर होते, हम भी उड़ सकते और दूर तक फैले फागुन के सौंदर्य को देख सकते। अब आगे कवि क्या कह रहा है कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, मैं उस तरह दूर तक फैले सौंदर्य, इतने विस्तृत मादक, जो मनोहारी सौंदर्य, इतना अच्छा लुभावना, तो कभी कह रहा है कि मैं उस पर से अपनी निगाह हटाना चाहता हूँ, दृष्टि, लेकिन चाह कर भी मैं उस पर से अपनी निगाह नहीं हटा पा रहा, अपनी दृष्टि नहीं हटा पाता। अब आगे कवि क्या कह रहा है, मेरी निगाह क्या है, फिर उधर चली जाती है। कवि कह रहा है कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कि पेड़ों की जो डालियां हैं सब तरफ क्या है, पत्तों से लदी हुई है, और कहीं कैसी दिखाई दे रही है, हरी, तो कहीं कैसी दिखाई दे रही है, लाल दिखाई दे रही है। आगे कवि क्या कह रहा है कि कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प मान, कि पेड़ों की जो डालियां वो फूलों से भी लदी हुई है, फूलों से लदी, सुगंध बहना। तो कवि कह रहा है ऐसा लग रहा है कि मानो जो प्रकृति रूपी सुंदरी है उसने अपने गले में वन फूलों की माला को धारण कर रखा है। किसने, प्रकृति रूपी सुंदरी ने। अब आगे कवि क्या कह रहा है कि पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, मैं पाटना चाहता हूँ, समाना चाहता हूँ, अपने अंदर बसाना चाहता हूँ शोभा श्री को, यानी सुंदरता को, लेकिन कवि कह रहा है कि मैं उस अतुलनीय अंतहीन शोभा को चाह कर भी क्या नहीं कर पा रहा हूँ, अपने अंदर नहीं बसा पा रहा। जो कैसी है, अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं है किसी से की जा सकती, तो ऐसी अतुलनीय अंतहीन जो सुंदरता है किसकी, फागुन की, उस फागुन की सुंदरता को मैं चाहकर भी अपने अंदर नहीं समा पा रहा। तो ये हो गया, क्या हो गया, भावार्थ, व्याख्या। अब हम लेते हैं अपने काव्य का सौंदर्य की ओर आते हैं। काव्य का सौंदर्य जिसको हम बोलते हैं शिल्प सौंदर्य भी। तो काव्य का सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य, या शिल्प सौंदर्य, काव्य का सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य।
जो काव्य की सुंदरता बढ़ाए। काव्य की सुंदरता क्या बढ़ाते हैं? रस है, छंद है, अलंकार है, ये सब क्या बढ़ाते हैं? काव्य की सुंदरता। तो काव्य का सौंदर्य पे ध्यान देते हैं। पहला जो है हमारा काव्य का सौंदर्य क्या है? भाषा। भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। भाषा कौन सी है? खड़ी बोली, पहला। दूसरा संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है इसमें। और वो कौन कौन से हैं? जैसे करके आप डाल सकते हो, बता सकते हो। जैसे इसमें आप देख सकते हो तन। तन माने शरीर, तो तन है। इसके अलावा उर आया है। उर माने हृदय, संस्कृत का शब्द है। मंद, गंध, पुष्प तीनों क्या है? संस्कृत के शब्द है। मंद है, गंध है, और क्या है? पुष्प। आदि करके डाल सकते हो, आदि। उसके बाद जो हमारा तीसरा है, भाषा हो गई, खड़ी बोली। उसके अलावा रस है इसमें। रस, श्रृंगार रस। क्यों? क्योंकि सुंदरता का वर्णन है किसकी? फागुन की। कहीं पर सुंदरता का वर्णन होता है तो कौन सा होता है? श्रृंगार रस। उसके बाद चौथा, इसमें जो गुण है वो है, 3 गुण होते हैं। एक होता है प्रसाद गुण, एक होता है माधुर्य गुण, एक ओज। इससे पहले की जो कविता थी उसमें था ओज गुण। जहां वीरता का वर्णन होता है वहां होता है ओज गुण। 3 गुण होते हैं, एक ओज गुण, एक प्रसाद गुण और एक माधुर्य गुण। तो जहां पर क्या है? वीरता का वर्णन हो, ओज गुण। जहां पर सुंदरता का, सौंदर्य का वर्णन हो, वहां होता है माधुर्य गुण। इसके अलावा जहां भक्ति भावना हो वहां पर होता है प्रसाद गुण। कि जहां भक्ति भावना वहां कौन सा होता है? प्रसाद गुण। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है? सुंदरता का वर्णन, तो कौन सा होगा हमारा? माधुर्य गुण। तो गुण कौन सा है? माधुर्य। उसके अलावा 5वां आया अलंकार। अलंकार कौन सा होगा? अलंकार इसमें मानवीकरण है। अनुप्रास तो जहां तहां मिल ही जाता है, तो अनुप्रास, मानवीकरण। मानवीकरण क्योंकि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। उसके अलावा क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश, घर घर, पर, तो कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आदि करके इसको डाल देंगे, आदि। उसके अलावा जो छठा है, शैली है हमारी। शैली कौन सी हो गई? चित्रात्मक, यानी चित्र उपस्थित हो जाना, पढ़कर, सुनकर, तो चित्रात्मक शैली हो गई। उसके अलावा आप डाल सकते हो कि फागुन की सुंदरता का, फागुन की सुंदरता का बड़ा ही सजीव और मनोहारी वर्णन किया गया है। तो क्या हो गया हमारा? भाषा, कड़ी बोली, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग। जैसे क्या है? तन है, उर है, मंद है, गंध है, पुष्प है, आदि। ये सब आइए ना, मंद, गंध, पुष्प, उर, तन। तो ये क्या है? संस्कृत के तत्सम शब्द। रस कौन सा है? श्रृंगार रस। गुण कौन सा है? माधुर्य गुण। अलंकार, अनुप्रास, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग है। तो यहाँ और करके लिख दो, और पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग है। शैली चित्रात्मक है। फागुन की सुंदरता का बड़ा ही सजीव और मनोहारी वर्णन किया गया है। तो ये है अर्थ। तो आपको मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य का सौंदर्य बताया बेटा। सबने अच्छे से समझा भी होगा, समझ में भी आया होगा। थोड़ा प्रैक्टिस करिए, देखिए वीडियो को, ताकि आप अच्छे से कर सके। ठीक है? क्लियर? ओके बेटा।
आगे के लिए तब तक नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बेटा।